क्या वजह बनी, इतना बच्चा फेल हो गया सर? देखिए, एक तो इसमें बड़ी एक जो अहम वजह है वो है बच्चों का अपना किरदार। और उसके साथ साथ जो एक और मेजर जो वजह है वो है वालदैन का बच्चों को इम्पोर्टेंस ना देना या वालदैन का बच्चों की मॉनिटरिंग ना करना। ये जो 9th क्लास है ये वो स्टेज होती है जब वालदैन को हेलीकॉप्टर मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि हर चीज़ मॉनिटर करनी चाहिए। क्या कर रहे थे, कितने बजे कहाँ गए, वापस कब आए, कौन सा काम कर लिया, कौन सा नहीं किया, अब क्या क्या रह गया है, कल की क्या प्लानिंग है, हफ्ते के बाद क्या प्लानिंग है। इस वक्त हेलीकॉप्टर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। हम हेलीकॉप्टर मॉनिटरिंग को अच्छा नहीं कहते पेरेंटिंग के अंदर, इसको पॉजिटिव नहीं समझते कि बच्चों को हर वक्त फोकस किया जाए, हर वक्त एक एक बात पूछी जाए, उनको आज़ादी ना दी जाए। हम इसको हमेशा डिस्करेज करते हैं कि हेलीकॉप्टर मॉनिटरिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो 9th क्लास जब आ जाती है या 10th क्लास जब बच्चे होते हैं, ये हेलीकॉप्टर मॉनिटरिंग का ही टाइम है। इस वक्त मैक्सिमम हेलीकॉप्टर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अगर आप जब बच्चा मैट्रिक कर लेगा उसके बाद उसको इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, उसके बाद उसके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी बढ़ जाएगा। इससे पहले मैट्रिक से पहले 9th और 10th से पहले 8th में या निचली क्लासेस में भी हेलीकॉप्टर मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो दो क्लासेस हैं 9th और 10th, इसमें चूँकि उनकी सारी ज़िंदगी बेस कर रही होती है, तो इस वक्त हेलीकॉप्टर मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। एक एक मिनट का हिसाब लेना, वह हर चीज़ के बारे में सही बात करें, बिकॉज अक्सर जब हम 9-10 में जाते थे तो ऐसे लगता था हमारी ज़िंदगी और सांस बंद हो गया। हमारे पेरेंट्स की तरफ से इतनी सख्ती होती थी और बाकायदा होता था कि जी 7 घंटे सिर्फ पढ़ना है, चाहे दरवाज़ा बंद करके बैठे रहे और आपने पढ़ना है। अब चाहे वो पढ़े ना पढ़े, बट हिलते नहीं थे आप उस जगह से जहाँ से वालिदैन। सो मेरा ख्याल आप इसी की तरफ इशारा करूँगा। ये 2 साल अगर आप मॉनिटरिंग कर लेंगे और ठीक तरह से फोकस कर लेंगे तो बच्चे बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। देखें, जो हमें पीछे एक बैड लक हो गई कि पूरी दुनिया में कोविड आ गया, हमारे मुल्क में भी कोविड आ गया, पूरी दुनिया में स्कूल खुले रहे और हमारे स्कूल बंद कर दिए गए। उस स्कूल बंद करने का जो नताइज हैं वो अब आना शुरू हो गए हैं। ये उसका एक नतीजा है। इसको बच्चों का नतीजा नहीं कहना चाहिए, इसको हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ की वजह से आने वाला नतीजा कहना चाहिए। अगर आप बच्चे को स्कूल ही नहीं आने देंगे या बच्चा सिर्फ स्कूल ही 80 दिन आएगा, 85 दिन आएगा, तो वो क्या पढ़ेगा। 365 दिन में से 80 दिन बच्चे ने पढ़ा है, 240 दिन नहीं पढ़ा। आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे उससे कि जी आप अच्छे नंबर लेके आएँ। 43% रिज़ल्ट आया है तकरीबन, अगर आप ओवरऑल भी लगा लेना 43-44% बनता है। तमाम 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, उनका 9 डिवीजन्स हैं हमारे, उनका। मैं ये समझता हूँ ये बहुत ही क्रिटिकल रिज़ल्ट है। अगर पिछले सालों में देखा जाए तो 7-8 सालों में सबसे ज़्यादा कम रिज़ल्ट ये है। पिछले साल तो ये हुआ था ना जी 100% रिज़ल्ट आ गया था, मैक्सिमम मार्क्स दे दिए गए थे। और उससे पिछले साल भी ये हुआ था कि बच्चों को विदाउट एग्ज़ाम्स प्रमोट कर दिया गया था। तो अब ये बच्चे भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी हमें भी शायद कोई फेवर दी जाए, तो इन्हें फेवर नहीं दी गई। बोर्ड ने पेपर बनाया, पेपर टफ था। लेकिन बोर्ड का मैं यहाँ पे ना 2 चीज़ें हैं। बोर्ड को मैं वैसे गुजारिश करूँगा कि बच्चों की साइकी को ज़रूर मद्देनज़र रखा करें। अब बच्चों की चूँकि साइकी बन चुकी थी कि बोर्ड हर दफ़ा राहत दे रहा है, आसानी दे रहा है, तो इस दफ़ा भी देगा। तो बच्चों ने इतने अच्छे तरीके से तैयारी नहीं की और ज़्यादातर जो बच्चे फेल हुए वो गवर्नमेंट स्कूल से बिलोंग करते हैं। और अगर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का भी बैकग्राउंड देखा जाए तो वो भी अपने तौर पे उनको एक ऐसी आज़ादी मिली जिसमें उन्होंने पढ़ना या अपनी स्टडीज़ के ऊपर तवज्जो देना मुनासिब भी नहीं समझा। उनके वालिदैन ने भी मॉनिटरिंग नहीं की, उनके टीचर्स ने कोशिश की भी अगर होगी तो शायद मेरा ख्याल है कि वो उस लेवल तक नहीं कर सके। इकरा, मैं एक और बात बड़ी क्लियर बता दूं आपको, आजकल बच्चों का ये स्टेमिना नहीं रहा कि वो 6 घंटे लगातार पढ़ें। स्कूल का जो टाइम है वो 6 घंटे है, वो बार बार ब्रेक्स चाहते हैं। अच्छा, टीचर का भी वो स्टेमिना नहीं रहा कि हम लगातार इनको 6 घंटे पढ़ाएं। ये दोनों तरफ से कोताही है। तीसरी, वालिदैन भी नहीं चाहते कि बच्चों को घर पे हम हर वक्त मॉनिटरिंग करें या हर वक्त पढ़ने का कहते रहें। बहुत सारी एक्टिविटीज़ घरों में भी शुरू हो गई हैं। एक जो हम समझ रहे हैं कि जिसको जो अपॉर्चुनिटी है, जिसे हम मोबाइल कहते हैं, जिसे हम गैजेट कहते हैं, वो हमारे बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी है। मैं उसको अपॉर्चुनिटी कहता हूँ, लेकिन वो एक कर्स भी बनता जा रहा है कि बच्चे हमारे टिकटॉक बनाते हैं, बच्चे हमारे फजूल गेम्स में पड़ जाते हैं, पबजी खेलते हैं, पहले भी आपके प्रोग्राम में जिक्र हुआ। और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो मोबाइल के ज़रिए बजाय पॉजिटिव इस्तेमाल करने का आप उसका नेगेटिव इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और मैंने तो अभी कल की भी बात है कि मैं अपने इदारे में मैं देख रहा था, एक बच्ची ने अपनी ये बनाई हुई थी टिकटॉक वीडियोस और मदर साथ बैठी हुई हैं। तो मेरे लिए इस कदर हैरानगी थी कि अगर पेरेंट्स ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया बच्चों को, इस क्लास में 7th क्लास की बच्ची है, आपने उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया इस चीज़ों के ऊपर, तो ये इससे बढ़ के और बड़ी बदकिस्मती नहीं होगी। ये तो बच्चों के ग्रो करने का टाइम है। इस वक्त तो हमने उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है। अच्छा, ब्रेन डेवलपमेंट करनी है। माएँ तो अक्सर शेयर करती हैं बनवा के, हम शेयर करते हैं। हम शेयर करते हैं, ये तो अगली स्टेज है। हाँ, इसको बहसियत माँ
बच्चियों के मामले में तो ज़्यादा ही केयरफुल होना चाहिए, लेकिन हम नहीं होते, हमारा रवैया बड़ा तब्दील हो गया है। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइएगा कि हमने ये पिछले अरसे में ये भी देखा कि कुछ पॉलिसीज़ ऐसी आई जिस पे प्राइवेट स्कूल्स वाले बड़ा चिल्लाए भी, स्कूल्स बंद कर दिए जाते थे, स्मोक आई स्कूल बंद, कोविड आया स्कूल बंद, और इश्यूज हो गए स्कूल बंद। तो ये जो स्कूल बंद रहे हैं, ऑब्वियसली बच्चे की रूटीन ब्रेक हो जाती है, बच्चों को आदत हो जाती है छुट्टियों की, ये भी एक वजह आपको लगता रही है? ये तो देखें बहुत बड़ी वजह है, और यहाँ मैं वालिदैन जो सुनने वाले उनको ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि प्राइवेट स्कूल अदारे बंद क्यों नहीं करना चाहते। इसलिए कि जो आज रिज़ल्ट आया ना, अगर बार बार बंद करते रहेंगे तो इस रिज़ल्ट में वो भी शामिल होंगे। अगर देखा जाए प्राइवेट स्कूल्स का रिज़ल्ट आया 66% और गवर्नमेंट स्कूल्स का रिजल्ट आया 33%, तो एकुमुलेटिव करने के बाद वो 46-7% बनता है। हाँ। तो प्राइवेट स्कूल्स ने अपनी क्वालिटी के ऊपर चलना होता है, अपनी डिलीवरेंस पे चलना होता है। अगर मैं एक प्राइवेट स्कूल हूँ या कोई भी स्कूल है, वो अपनी क्वालिटी शो नहीं करेगा, पेरेंट्स को मुतमईन नहीं कर सकेगा, बच्चों को पढ़ाएगा नहीं, तो वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकेगा। उसने डेली बेसिस के ऊपर अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना होता है। ये वो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं जहाँ रोज़ाना वालिदैन आ जाते हैं और वो एहतसाब करते हैं, आके रोज़ाना आके पूछते हैं कि ये काम ठीक नहीं हुआ, बच्चे को ये क्यों नहीं आता, बच्चे को ये मसला क्यों है, करिकुलम में ये प्रॉब्लम क्यों है, सिलेबस ये क्यों नहीं ठीक था, कॉपी चेक क्यों नहीं ठीक हुई थी। वो रोज़ाना बहुत सारे सवालों के जवाब देता है, और वो सारे जो सवालों के जवाब जब वो देता है तो वो उसमें उसकी इस्लाह होती है। मैं इसको हमेशा अपनी इस्लाह करार देता हूँ। वालिदैन आके आपकी इस्लाह कराते जाते हैं और आप आहिस्ता आहिस्ता बेहतर और इम्प्रूव होते जाते हैं। तो इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है, ये अच्छी बात है। वो इस्लाह हमें अच्छा काम करने की तरफ राग़िब करती है और एक क्वालिटी को मेंटेन करने की तरफ राग़िब करती है। इसके बरअक्स अगर देखा जाए कि गवर्नमेंट स्कूल जो हैं, गवर्नमेंट स्कूल में ना आप प्रिंसिपल को मिल सकते हैं, ना आप टीचर को मिल सकते हैं, ना आप कंप्लेन कर सकते हैं, ना आप प्रॉब्लम उठा सकते हैं, ना आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास जा सकते हैं, ना वज़ीर तालीम को आप मिल सकते हैं। तो वहाँ तो कोई प्रॉब्लम का आप प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम समझा ही नहीं जाता, और उसका सलूशन तो दूर की बात है। तो प्राइवेट स्कूल्स का मसला ये था कि वो चाहते थे कि बच्चों का जो तातुल है ना, या हमने जो बच्चे जिस कैलिपर के तैयार कर दिए ना, इनको इसी ब्रैकेट के साथ हम आगे लेके जाएं। अगर हमारा बच्चा 1 क्लास में सेंटेंस बना लेता है तो क्लास 2 में वो पैराग्राफ भी लिख ले, ऐसे भी लिख ले, कॉम्प्रीहेंशन भी लिख ले, कॉम्प्रीहेंड भी कर ले। ये स्टेजेस होती हैं हमारी। अगर हम उस स्टेजेस को मिस कर देते हैं तो बच्चे की जो सलाहियत है, लोग समझते हैं कि जितना जितना आप ग्रो करते हैं सलाहियत बढ़ती है, जितना जितना ग्रो करते हैं उतना डाइवर्जन बढ़ती है, उतना आपके इंटरेस्ट आप डाइवर्सिफाई हो जाते हैं, तो आपका जो फोकस है वो डिफरेंट हो जाता है उम्र के साथ साथ। जो ये हमारी क्लासेस, जिसे मैं प्रेप कहता हूँ, या आप जैसे KG1 KG2 कहा जाता है और क्लास 1, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं। इसमें अगर आपने 2 सालों में बच्चे की बेस बना दी ना, बच्चा आपको 8 साल तंग नहीं करेगा। बच्चा खुद ब खुद अपनी ग्रोथ को लेके चलता जाएगा, और वो तमाम चीज़ें जो आप चाहते हैं कि वो पढ़े, वो सीखे, उसको इंग्लिश आनी चाहिए, उसकी कॉम्प्रीहेंशन ठीक होनी चाहिए, उसके फ्रेजेस ठीक होने चाहिए, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसको दुनिया के बारे में, दुनिया को समझने के बारे में कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी हो, वो सारी चीज़ें खुद ही करना शुरू कर देता है। 26 बच्चों को पढ़ाना, एक बच्चा आप घर पढ़ा नहीं सकते हैं, 26 बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है? क्योंकि उनको ट्रैक पे ले आया जाता है। ज़ाहिर बात है, बुक्स और पेपर की स्ट्रक्चर्स भी चेंज हुए। कोई आपको ऐसी भी मसला नज़र आता है कि शायद बच्चे सही तरह पेपर को कम्प्रीहेंड नहीं कर पाए, पैटर्न चेंज होने की वजह से? ये भी एक वजह है। अच्छा, मुझे वैसे ये लगता है कि पैटर्न तो बेहतर हुआ है। पैटर्न तो बोर्ड की ये एप्रिसिएशन बनती है कि वो कॉन्सेप्ट लर्निंग की तरफ ला रहे हैं बच्चों को। ये तो मैं शुक्रगुजार हूँ उनका, और वालिदैन को भी शुक्रगुजार होना चाहिए। और अगर बच्चों के नंबर कम भी आएँ तो परेशान नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है, सोच बढ़ रही है, वसअत आ रही है। आप कह रहे हैं परेशान नहीं होना चाहिए। सिंध के अंदर आपने वाक़या सुना है कि नंबर कम आए तो वालिद ने मार मार के बच्चा ही मार दिया। अच्छा, ये एक हमारी ऐसी बदकिस्मती है कि हमने अपने जहनों को इतना छोटा कर लिया है, इतना छोटा कर लिया है कि हमने रिज़ल्ट को ना सब कुछ समझ लिया। हमारे यहाँ पे ये भी सुनने में आता है कि बच्चों ने कर ली, वालिदैन ने मारा। ये मैं समझता हूँ कि आप कभी भी एक रिज़ल्ट से, मैट्रिक के रिज़ल्ट से बच्चे की पूरी ज़िंदगी की सलाहियतों का, क्वालिटीज़ का, अप्रोच का अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। ये एक पीस ऑफ पेपर है, ये इस चीज़ की सनत है कि इतने नंबर मेरे एक बच्चे के लिए लेना 3 महीने में, 4 महीने में कोई मुश्किल काम नहीं है। वो ले लेगा। सरकारी स्कूल के बच्चों की कितनी रेशो है इस? 66% है जी। जो फेल हैं, जो फेल से मुराद है जो नहीं क्वालिफाई कर सके। प्राइवेट स्कूल सॉरी सरकारी स्कूल की 33 है और प्राइवेट स्कूल की 66% बच्चे पास हैं। अच्छा, जो पास हुए हैं जी, बाकी की सप्ली है, बाकी फेल हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अभी रिसेंटली हमारी चूँकि मसला ये है ना, गवर्नमेंट सस्टेन नहीं रहती, पॉलिसीज़ भी बदल जाती हैं। ये इंसाफ एकेडमी एक आया है, सो प्रॉबेबली हो सकता है लॉन्गर रन एक अच्छा हो, लेकिन मुझे एतराज़ इस बात से था कि आपने वीडियोस अपलोड करा दी, ऐप बना दी,
बट प्राइवेट स्कूल्स वाले तो चलें, किसी भी तरह मिडिल क्लास का बच्चा मोबाइल माँ बाप का इस्तेमाल करके कर सकता है, लेकिन हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, जो रिमोट एरियाज़ में बच्चा है, मोबाइल तो दूर, एसएस बेसिक खाना भी मिलता है नहीं मिलता, वी डोंट नो अबाउट इट। सो इंसाफ एकेडमी बना देना आपको लगता है इट्स द फुलफिल, बिकॉज उनका कॉन्सेप्ट ये था कि बच्चों को ट्यूशन से आज़ादी हो। इकरा देखिए, इसके दो प्रोस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये है, जैसे आपने कहा कि आपको इस चीज़ पे इख्तलाफ है, मुझे ये इख्तलाफ है कि इसका नाम इंसाफ एकेडमी नहीं होना चाहिए था। ये भी वैसे एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पाकिस्तान का, ये मुल्क पाकिस्तान का है, इसके रिसोर्सेज पाकिस्तान के Exactly, हैं। बहुत तो सही बात चाहे की मैं भी उस पार्टी से क्यों नहीं ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे खुद एहसास होना चाहिए कि ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, ये मेरी पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं है। इस पर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की हुई है, पाकिस्तान की आवाम की हुई है, रिसोर्सेज उनके यूज़ हुए हैं। जितनी ब्यूरोक्रेसी है या जिन लोगों ने बनाया है, चार्ज किया है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से पैसा दिया गया है। नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी तो प्रॉबेबली ये बंद हो जाएगा। ये तो देखें ना, सबसे पहली बार है ये वॉर ऑफ टग ऑफ वॉर शुरू हो गई आपस में। वो आएंगे, कोई और अपना नाम रख देंगे। आप एक तो इस पॉलिसी को क्लियर करेंगे, इस पे नाम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एज एन एजुकेशनिस्ट मैं इस पर एहतजाज भी करता हूँ और मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर इसका नाम चेंज करने का प्रपोजल इन्हीं की पार्टी में से लोगों को देना चाहिए। ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये समझते हैं इन चीज़ों को, वो खुद इसको चेंज करें। दूसरी गुजारिश ये है कि देखें, जो ये इंसाफ एकेडमी वाला एक कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत पॉजिटिव है। इसलिए पॉजिटिव है कि बच्चों को जितनी आसानी दी जाएगी ना पढ़ने की, उतने ज़्यादा तादाद में बच्चे पढ़ सकेंगे। हम इस वक्त 22 मिलियन बच्चा हमारा आउट ऑफ स्कूल है, पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। दूसरी ये कि हर साल मैट्रिक के बाद तकरीबन 2.5 मिलियन बच्चा स्टडी से दूर हो जाता है या छोड़ देता है। तो ये 2.5 मिलियन बच्चा ये और 2.22 मिलियन बच्चा जो वैसे ही हमारा आउट ऑफ स्कूल है, इनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि ये ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। अगर ऑनलाइन एजुकेशन बड़ी आसान है, बड़े अच्छे लेक्चर्स इस पे मौजूद हैं, बड़ा अच्छा मवाद मौजूद है। सिर्फ इंसाफ एकेडमी नहीं, इस तरह की बहुत सारी एकेडमीज़ ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं, वेबसाइट्स पे मौजूद हैं। उससे हेल्प लेके वालिदैन को ये चाहिए कि अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग की तरफ लेके आएँ। इसमें इतना स्कोप उनको मिल जाएगा, इतनी आसानी मिल जाएगी कि एक तो उनकी सेविंग बहुत होगी और जो काम वो आप पहले 6 घंटे में करते हैं वो 2 घंटे में, 3 घंटे में करना शुरू कर देंगे। और जो बच्चा पहले आपके प्रोग्राम में भी बात हुई थी कि हमारा 13 साल का मैट्रिकुलेशन है, इसको कम करके 8 साल पर लेके आना चाहिए। वो पुराने दौर थे, आज से 50 साल पहले भी 13 साल में मैट्रिक हो रहा था या 12 साल में हो रहा था। आज बच्चा इतना ज़हीन है कि वो आपसे ऐसे ऐसे सवाल कर लेता है कि उसके जवाब हम जैसे लोगों के पास भी नहीं होते हैं। तो इतने फास्ट दौर के अंदर आप बच्चों को 13 साल का मैट्रिकुलेशन कराएंगे, ये अनजस्टिफाइड है। उसको स्क्वीज़ करना चाहिए, इसको 8 साल के ऊपर लेके आना चाहिए। और वो उस सूरत में मुमकिन होगा कि जब आप अपने सिस्टम को ऑनलाइन फैसिलिटेट करें। और ये जो इंसाफ एकेडमी की तरह के प्रोजेक्ट्स हैं या इस तरह के और प्रोजेक्ट ऑलरेडी मार्केट में मौजूद थे, ये कोई नई चीज़ नहीं ये लेके आए, ये ऑलरेडी मौजूद हैं। इसके अंदर जो चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है इससे बेहतर चीज़ें दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर मौजूद हैं। अलबत्ता इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी, बजाय इस पे फोकस करने के, गवर्नमेंट को ये वालिदैन का फोकस इसकी तरफ लाने के लिए गैजेट्स और ये जो आपने अभी मोबाइल फ़ोन्स, इसकी एक्सेस को आसान बनाने के लिए कोई प्रोजेक्ट देना चाहिए था। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये तो बनाना या मार्केट में अवेलेबल होना नॉर्मल बात है। किस चीज़ की कमी है? आपके पास, लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं हैं। उनको गैजेट्स दीजिए, उन्हें मोबाइल फ़ोन दीजिए, उन्हें इंस्टॉलमेंट पे दे दीजिए, उन्हें आसान किस्तों पे दे दीजिए। कोई ऐसा फार्मूला निकाल दीजिए जिससे लोगों के लिए आसानी हो जाए। इकरा, यहाँ पे आपको एक और नया आइडिया शेयर करने लगा हूँ। आज ये जो वो प्रोजेक्ट दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, कोई चार्ज नहीं कर रहे। लेकिन एक ऐसा प्रोजेक्ट भी आ सकता था जो बच्चा 9th क्लास इस तरह ऑनलाइन एजुकेशन के ज़रिए करे, उसको महीने का 1000 रुपया, 1500 रुपया या 2000 रुपया गवर्नमेंट दे सकती थी। और गवर्नमेंट को वो चैनल दे सकता था जिस चैनल के ज़रिए वो बच्चे वहाँ पढ़ें। ये भी एक आसान सा फार्मूला था। अगर गवर्नमेंट चाहती तो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देती कि जो बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन लेगा, गवर्नमेंट उसको 2000 रुपया पे करेगी। इतनी आसानी से ये हो सकता है। और गवर्नमेंट ने अपनी जेब से नहीं पे करना, गवर्नमेंट ने यूट्यूब से लेके पे करना है, गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया से लेके पे करना है, जितने भी उसके ऊपर ब्रैकेट्स हैं। तो क्या ये ज़्यादा बेहतर था कि बच्चों को हाथ से पैसे दें 2000 रुपया और उन्हें कहें कि आप ऑनलाइन एजुकेशन इंसाफ एकेडमी के ज़रिए या कायद-ए-आज़म एकेडमी के ज़रिए आप हासिल कर लें? तो इसमें कितनी बड़ी तादाद में लोगों के लिए फैसिलिटेशन मिल जानी थी। 2000 रुपया उन्हें अगर मिलता तो वो 6 महीने पैसे इकट्ठे करने के बाद जाके अपनी गैजेट ले लेते।
6 महीने लगने थे ना, चले साल लगना था, लैपटॉप आ जाना था। जिन लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग ये कर सकते थे। बड़ा अच्छा सर आपका आइडिया है और इस पे काम करना चाहिए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन कि किसी भी कॉज को आप सियासत से ना जोड़ें, उसे सियासी कॉज नहीं होना चाहिए। बिकॉज़ ये बात तो अंडरस्टूड है कि अगर आपके दौर में ये इंसाफ अकेडमी है तो कोई इसमें बईद नहीं है कि आने वाले दौर में ये नहीं मौजूद होगी। और उस दिन जो इंसाफ अकेडमी की ऐप बनाने वाले भी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि कितने रिसोर्सेज फाइनेंशियली लगे हैं इसके ऊपर, कितने लोगों को ऑन बोर्ड लिया गया, पे किया गया। तो ये आवाम के टैक्स का ही पैसा है जो आपने खर्च किया है। सो फिर वाई इंसाफ अकेडमी। बहुत अच्छी बात की सर, बहुत शुक्रिया आपका। इंडीड अ वेरी यूज़फुल डिस्कशन। और उम्मीद करते हैं कि वालिदैन भी अपनी ज़िम्मेदारी का यहाँ पर थोड़ा एहसास करेंगे और बच्चों की तरफ और ज़रा विजिलेंट एटीट्यूड से और नज़र रखेंगे ताकि मज़ीद ऐसा रिजल्ट हमें ना देखने को मिले।